हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ प्लान ज्योमेट्री 2। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने सर्कल और सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स और उन पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस किए थे। आज भी अपन को थोड़े से एक दो क्वेश्चंस प्रीवियस थ्योरम्स पे बेस्ड पर करते हैं, उसके बाद हम नई थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। टू सर्कल्स आर intersected at two distinct points. Prove that line segment joining the centers of both circles is perpendicular bisector of कॉमन कॉर्ड। क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बेटा? दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन या लाइन सेगमेंट। लेट्स सपोज वी हैव टू सर्कल्स, centers of both circles are O1 and O2 and common chord is AB। ये AB जो है वो दोनों सर्कल्स में कॉमन कॉर्ड का काम कर रही है। O1 पहले वाले सर्कल का सेंटर है, O2 दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं O1 O2 को ज्वाइन कर दूं देन O1 O2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इट मीन्स हमें ये लेकर आना है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज M। इट मीन्स हमें क्या लेकर आना है, क्या चीज़ मुझे प्रूव करनी है यहाँ पर बेटा? कि फर्स्ट पार्ट इज AM इक्वल टू MB एंड सेकेंड पार्ट इज एंगल AMO1 इज इक्वल्स टू एंगल AMO2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मुझे O1 O2 को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है AB का, इट मीन्स मुझे क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी है? एक तो AM इक्वल्स टू MB होना चाहिए, मतलब M मिड पॉइंट होना चाहिए AB का। सेकेंड, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव? ध्यान से समझिए, आ जाते हैं हम इसके प्रूफ पर। सबसे पहले हमने क्या करा, O1 को A से ज्वाइन किया और O2 को भी A से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, A पॉइंट से O1 और O2 दोनों को ज्वाइन कर दिया। हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, O1MA एंड O2MA। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को फिर मैंने O1 को B से भी ज्वाइन किया, O2 को B से भी ज्वाइन किया। देखो O1 को A से, B से, O2 को भी A और B से सबसे पहले ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन O1 टू A एंड B एंड O2 टू A एंड B। देखो अगर मुझे प्रूव करना है कि AM इक्वल्स टू MB, अगर मैं ट्राइंगल O1AM को O1BM के कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो AM इक्वल्स टू MB आ जाएगा, साथ में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। बट हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि डायरेक्टली मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल O1A O2 एंड ट्राइंगल O1BO2 के अंदर बात करते हैं। O1A O2 एंड O1BO2 के अंदर we know that O1A is equals to O1B because these are the radius of this circle। O2A is equals to O2B क्योंकि ये भी रेडियस है, और O1 O2 दोनों में कॉमन है। तो ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो O1A is equals to O1B, दोनों रेडियस है। O2A is equals to O2B भी है क्योंकि ये भी सेम रेडियस है। एंड O1 O2 दोनों में चीज़ें क्या है, कॉमन है। तो बाय ट्रिपल एस रूल दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। नाम क्या होगा, O1A O2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O1B O2। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A मैंने ट्राइंगल्स के नाम गलत लिख दिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझो। O1A इज इक्वल्स टू O1B हो गया, O2A इज इक्वल्स टू O2B हो गया, O1 O2 इज इक्वल्स टू O1 O2 हो गया। तो ट्राइंगल O1A O2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O1B O2। नाउ द एंगल AO1
O2 इज इक्वल्स टू एंगल BO1 O2, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे ट्राइंगल AO1M की। एंड ट्राइंगल BO1M के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं फिर से बात करूं तो O1A एंड O1B तो दोनों रेडियस का काम करेगी। OM दोनों में कॉमन हो चुकी है एंड अभी अभी हम इन दोनों एंगल्स को भी आपस में इक्वल ला चुके हैं। तो क्या मैं यहाँ पर साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट यूज में लेके साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। तो बाय SAS रूल हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AO1M इज इक्वल्स टू ट्राइंगल BO1M। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। इट मीन्स AM इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, MB बाई CP/CT। AM इज इक्वल्स टू आ गया BM एंड एंगल AMO1 इज इक्वल्स टू एंगल BMO2 आ जाएगा। और दोनों ही एंगल अगर आपस में इक्वल और दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर, तो क्या दोनों 90 डिग्री के नहीं हो जाएंगे। तो हम दोनों स्टेटमेंट से ये बोल सकते हैं कि O1 O2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PB मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हमें ये प्रूव करना था, इज दैट क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन आपको दो सर्कल्स दिए हुए हैं। दोनों सर्कल्स कुछ इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि लार्जर सर्कल जो है स्मॉलर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन? लैंग्वेज इज in this given figure larger circle is passes through center of the smaller circle. Also given that radii of both circles are 2 centimeter and 1 centimeter. Find the length of common chord. क्वेश्चन समझ में आ गया? दो सर्कल्स है हमारे पास, दोनों सर्कल्स की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड करनी इनकी कॉमन लेंथ, कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो क्या ये कॉमन कॉर्ड जो होगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी इनकी कि ये वाली होगी इसकी कॉमन कॉर्ड AB, जिसको हम नाम बोल देते हैं। हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की लेंथ फाइंड करनी है। हमने कंसीडर कर लिया O1 इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड O2 इज द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल। गिवन दैट लार्जर सर्कल इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी O2 से पास हो रहा है। ऑल्सो वी नो दैट O1A इज इक्वल्स टू 2 है क्योंकि रेडियस है। O1B भी हमारे पास 2 है। AO2 होगा 1 क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1। हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ। O1 O2 को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बेटा डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है। मैं इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के डायग्राम को अगर दोबारा बनाऊं तो क्या आपको कुछ इस तरीके का फिगर नजर आ रहा है? हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ। This point is O1, this point is O2. Given that O1A is radius of the larger circle, it means 2. ये भी 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि O1 O2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB? इट मीन्स अगर इस पॉइंट को हम M कंसीडर कर ले तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AM इक्वल्स टू MB हो जाएगा। अगर मुझे AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो AM को निकाल कर उसका डबल कर दूंगा तो क्या मुझे AB मिल जाएगा। तो बाय दिस कंसेप्ट सबसे पहले चीज़ तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ डायमेंशंस चाहिए। मैंने कंसीडर कर लिया O1M की जो वैल्यू है वो है स्मॉल x। तो मुझे बताओ MO2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
क्या MO2 की वैल्यू 2 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि O1 O2 टोटल कितना है 2 है, O1 O2 इज द लार्जर रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो क्या ये 2 माइनस एक्स हो जाएगी क्या? और AM को हमने कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए कितना y। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे, पहला हो जाएगा AO1M, सेकंड हो जाएगा AO2M। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और फिर x और y में दो इक्वेशंस बना के आराम से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल AO1M बाय पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई है 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं ट्राइंगल AMO2 की, वो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे बड़ी साइड यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन 1 4। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या कर 2 से क्या कर देंगे, सॉरी 1 से इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगेन 4 पुट कर दिया, ये वाला 4 एक्स्ट्रा हमारे पास चल ही रहा था, माइनस का 4x। इज इट क्लियर? 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, हमें मिला 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 माइनस एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ मुझे कितनी होगी। देखिए इधर ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x, तो 4x हो जाएगा हमारे पास 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। x हमारे पास आ चुका है 7/4। तो अब मुझे निकालना है y की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 का यूज़ ले लो, चाहे आप इक्वेशन 2 का यूज़ ले लो, किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा, तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 7/4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स 4 इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 16। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 49 डिवाइड बाई 16, यानी 64 माइनस 49 डिवाइड बाई 16 कितना मिलेगा, 15/16। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y हो जाएगा √15 डिवाइड बाय 4। लेकिन क्या मुझे y निकालना था क्या? नहीं, मुझे y मतलब तो am हो गया, हमें तो टोटल ab निकालना था। तो टोटल ab क्या हो जाएगा, टोटल ab होगा 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 2 इंटू √15 डिवाइड बाय 4 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज √15/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर AB की जो कॉमन कोड है वो लेंथ कितनी मिल रही है बेटा, √15/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए इससे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गिवन दैट AB and AC are two chords of a circle. AB and AC are two chords of a circle such that AB is 2 times of AC. AB and AC are two chords of circle such that AB equals to 2 times of AC, and the perpendicular from the center two chords AB and AC are स्मॉल a एंड स्मॉल b। AB के ऊपर सेंटर से जो परपेंडिकुलर उसकी लेंथ a है, AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो b है, रेस्पेक्टिवली लगा लीजिए। रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, सॉरी फाइंड द एंड ऑल्सो गिवन दैट, ये लिखिए ऑल्सो गिवन दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू b स्क्वायर इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो इस तरीके का एक रिलेशन दे दिया है, AB एंड AC टू कॉर्ड्स दे दिए, AB इज 2 टाइम्स ऑफ AC है, उनके ऊपर परपेंडिकुलर्स की लेंथ फ्रॉम द सेंटर वो है A और B। तो कुल मिला के हमें A, B और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। लिख लीजिएगा यहाँ पर R इज रेडियस ऑफ द सर्कल।
ठीक है, तो ये रिलेशन हमें लेकर आना, और जैसे रिलेशन आएगा मैं बता दूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हो गया हमारा सर्कल। ए बी और ए सी दो कोड से दोनों का कॉमन पॉइंट ए है, तो हमने क्या करा, कॉमन पॉइंट को ए ले लिया। ये हो गई हमारी ए बी। ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी थी, तो ए सी को छोटा लेना पड़ेगा, ए बी को बड़ा लेना पड़ेगा। हमने ये सर्कल का सेंटर अज्यूम कर लिया ओ। सर्कल के सेंटर से ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है ए, और सेंटर से ए सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है बी। ए और बी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। हमें पता नहीं है कि ए बी और ए सी के बीच में कितना एंगल है, अपनी मर्जी से 90 डिग्री मत मान लेना, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना। अब हमें पता है कि ए बी जो है वो ए सी का डबल है। ए बी जो है वो ए सी का डबल है। अगर इस पॉइंट को हम m कंसीडर कर लें, इसको n कंसीडर कर लें, तो मुझे बताओ क्या ए एम जो होगा क्या वो भी 2 टाइम्स ऑफ ए एन हो जाएगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि ए एम इज हाफ ऑफ ए बी एंड ए एन इज हाफ ऑफ ए सी। अगर ए बी ए सी का डबल है तो ए बी का हाफ भी तो ए सी का डबल होगा। इट मीन्स ए एम की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ ए एन है। मैंने थोड़ी देर के लिए अगर इसको x अज्यूम कर लिया तो क्या 2m जो है वो 2x हो जाएगा क्या? ए एम जो है वो 2x हो जाएगा। ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी आर हो गई। आपके पास फिर से 2 राइट एंगल ट्राइंगल से ए एन ओ एंड ए एम ओ, क्या यूज में लोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ इन ट्राइंगल ए एन ओ के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड हम ये भी बोल सकते हैं ट्राइंगल ए एम ओ के अंदर अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस में पहली चीज़ तो हमें रिलेशन चाहिए आर ए और बी, एक्स तो नहीं चाहिए यानी एक्स को हटाना पड़ेगा। एक्स कैसे हटेगा? किसी भी एक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालूँ तो कितनी मिलेगी? आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया तो कितना मिलेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 4x स्क्वायर एंड 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंपेयर कराते चलो इस रियल रिजल्ट से। बी स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, हमने बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो 4b स्क्वायर आएगा। ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो 4r स्क्वायर में से माइनस होकर 3r स्क्वायर दे देगा। बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 1/4 ऑफ 3r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रही है। कंपेयर कराओ हमारे गिवन रिजल्ट से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। कंपेयर कराओगे तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? क्या यहाँ पर ए की के की वैल्यू जो है वो 1/4 मिल रही है क्या? आपको यही फाइंड करना था। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। नाउ अब हम आते हैं नई थ्योरम्स पर जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, वो बहुत यूज में आएगी, एंगल सबटेंडेड थ्योरम। पहले उसको समझेंगे, बाद में उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ भी देखेंगे। क्या होती है भाई एंगल सबटेंडेड थ्योरम? ध्यान से समझिए। हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, आर्क ए बी। आर्क ले लिया मैंने ए बी। ये आर्क सर्कल के सेंटर ओ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। लेट सपोज दिस एंगल इज ए ओ बी, और यही आर्क मैं मान रहा हूँ कि सर्कमफेरेंस पे कुछ अदर एंगल बना रहा है ए सी बी। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज सी। तो हम ये बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसका डबल होगा यानी 2 टाइम्स ऑफ x होगा। अगर ये 25 डिग्री है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यही हमारी एंगल सबटेंडेड थ्योरम है कि आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो, ए बी को कॉर्ड भी ले लेंगे तो भी क्या होगा? सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? डबल होगा किसका? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बनने वाले एंगल का। इसी का अगर मैं दूसरी तरीके से डायग्राम बनाऊं, लेट सपोज ए बी इज द आर्क। ए बी ने सर्कल के सेंटर पे बनाया सपोज 50 डिग्री का एंगल, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा?
क्या ये 50 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा। इट मीन्स एंगल ACB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 डिग्री। इसी डायग्राम को मैं कुछ और तरीके से बनाता हूँ। हमने इस बार जो आर्क लिया है वो मेजर आर्क लिया है, AB नीचे वाला बड़ा वाला आर्क लिया है, तो बड़ा वाला आर्क जो है वो सर्कल के सेंटर पे वो एंगल बनाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा क्या, लेट सपोज दिस एंगल इज 300 डिग्री। तो ये हम आर्क कंसीडर कर लें ये वाला, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, ऊपर वाला। तो बताओ ये एंगल ACB कितना होगा, क्या जो सेंटर पे एंगल बन रहा है क्या उसका हाफ हो जाएगा। तो इस बार ये एंगल ACB कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 का हाफ यानी 150 डिग्री। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आप इस वाले एंगल को कंसीडर मत करो, क्योंकि अगर आप मेजर आर्क ले रहे हो तो फिर मेजर वाला एंगल लो जो कि ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। अगर आप माइनर वाला आर्क ले रहे हो AB, तो फिर ये वाला एंगल लो, फिर हमारा जो एंगल बनेगा वो किस तरफ बनेगा, रिमेनिंग पार्ट यानी दूसरे वाले सेगमेंट में। इज दैट क्लियर। तो बात करते हैं हम इसके स्टेटमेंट की। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by remaining part of angle subtended at remaining part of the circle। यानी अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलूँ तो AB आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया यानी एंगल AOB वो 2 टाइम्स होगा किसका, इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पर एंगल जो ACB बनाया उसका। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ओके, स्टेटमेंट और डायग्राम बनाइए। नाउ अब हम इसके बात करेंगे इसके प्रूफ की। तो मैं दोबारा से डायग्राम रफ करके बना रहा हूँ। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बताओ, एंगल AOB जो है वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझो। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, C पॉइंट को O से ज्वाइन करा और उसको D तक आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक कर दिया, एक्सटेंड D तक। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन C2O and produced up to D। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर OA एंड OC दोनों रेडियस है क्या, OA एंड OC दोनों रेडियस है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो क्या इनके अपोजिट पार्ट्स, अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। लेट सपोज दिस एंगल इज स्मॉल a, देन दिस एंगल इज ऑल्सो स्मॉल a। गिवन दैट OA इक्वल टू OC, इट मीन्स एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA। हमने इसको कितना अज्यूम कर लिया, स्मॉल a। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स स्मॉल ए हो जाएंगे। एंड वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स की जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल AOD जो है क्या वो एक्सटीरियर एंगल है क्या, किसका, इस एंगल का, O का। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो क्या ये A प्लस A यानी 2A हो जाएगा क्या। तो मैं ये बोल रहा हूँ इफ दीज टू एंगल्स आर स्मॉल a देन दिस एंगल इज 2A। सिमिलरली क्या OB इक्वल टू OC है क्या, तो अगर ये वाला एंगल स्मॉल b होगा तो क्या ये वाला एंगल भी b हो जाएगा, और क्या ये दोनों b है तो ये दोनों 2b हो जाएगा क्या। तो बाय सिमिलर रीजन हम ये बोल सकते हैं BO इक्वल टू OC है, देन एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू स्मॉल b होगा। तो एंगल DOB कितना हो जाएगा आपके पास, B प्लस B यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B। अब बात समझो मेरी ध्यान से, हमें रिजल्ट जो लाना है, रिलेशन जो लाना है वो एंगल AOB और AOC में लाना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOB, क्या वो 2A प्लस 2B यानी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B है क्या, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ACB, क्या वो A प्लस B है क्या। तो दोनों रिजल्ट से अगर मैं बात करूं
तो जो एंगल ए ओ बी मिल रहा है वो तो मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। और अगर मैं इस ए प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ एंगल ए सी बी, तो मुझे बताओ क्या एंगल ए ओ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी मिल चुका है, और मुझे यही प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपन एंगल सबटेंडेड थ्योरम को प्रूव करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों थ्योरम्स को यूज में लेके हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसी का ही थ्योरम से रिलेटेड कुछ और भी थ्योरम्स है, इसी रिजल्ट्स पर बेस्ड है, तो उनको भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। कौन कौन सी थ्योरम्स है ध्यान से समझिए। एंगल सबटेंडेड थ्योरम का ही सेकेंड नंबर की थ्योरम डाल के लिख लीजिएगा आप, थ्योरम नंबर 2, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन दी सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, क्या मीनिंग है इसका? लेट सपोज ए बी इज द कॉर्ड, ए बी हमने कॉर्ड कंसीडर कर ली, तो यहाँ पर 2 सेगमेंट्स है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर ये पॉइंट ए सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एंगल सी डी और ई है ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। इसका मतलब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल एक्स है, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। क्या मीनिंग बोला मैंने? एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, बिकॉज दीज 3 एंगल्स आर इन दिस सेम सेगमेंट। नाउ अगर मैं नीचे वाले सेगमेंट की बात करता, ये पॉइंट में ले लेता एफ, ये पॉइंट में ले लेता जी, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि एंगल ए एफ बी जो है वो एंगल ए जी बी के इक्वल होगा, क्योंकि नीचे वाले सेगमेंट में सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल से अगर इसकी वैल्यू y है तो इसकी वैल्यू भी y होगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये x और ये y दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट्स है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि x और y दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। x अलग है, y अलग है। समझ में आ गई चीज़? x इज डिफरेंट, y इज डिफरेंट, x इज नॉट इक्वल टू y। बट हाँ, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बट ये तीनों इन दोनों के आपस में इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्या बोला मैंने वो समझ में आ चुका होगा आपको। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं हम। तो यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके प्रूफ की भी बात कर लेते हैं। Let's suppose this point is A, this point is B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये x है तो ये भी x हो रहा है। तो हमने यहाँ पर O सेंटर अज्यूम कर लिया। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल x है तो क्या सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल हो जाता है क्या? क्या प्रूफ है इसका? बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि लेट सपोज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी? क्या वो 2x हो जाएगा? और अगर ये वाला 2x है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है किसका? सरकमफेरेंस पे। तो ये क्या 2x का जस्ट हाफ हो जाएगा क्या? तो बाय सिमिलर रीजन एंगल ए डी बी क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो क्या सीधा सीधा वापस से x आ जाएगा? कहने का मतलब ये, अगर ये 2x है तो ये भी इसका आधा होगा और ये भी इसका आधा होगा, तो क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए क्या? बस, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ बात करते हैं, ये थ्योरम नंबर 2 थी। एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, जो भी काफी इजी है। एंगल इन दी सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर कोई भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है तो वो कितना होता है? राइट एंगल। जैसे ये हमारा सेमी सर्कल है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इस सेमी सर्कल के अंदर मैंने एक एंगल बनाया, एंगल ए सी बी। तो ये एंगल ए सी बी कितना होगा? 90 डिग्री। मैंने इधर एक की तरफ कोई एंगल बनाया ए डी बी, तो ये ए डी बी भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हम ये बोल रहे हैं कि सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब कितने होते हैं?
90 डिग्री के। इसका जस्ट सिंपल सा प्रूफ है कि अगर यहाँ ओ सेंटर ले लें हम तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या है 180 डिग्री हो जाएगा, और सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है, सरकमफेरेंस से बनने वाले एंगल का हाफ। अगर ये 180 है तो ये दोनों 90-90 ओबियसली से बात है एंगल सबटेंडेड थ्योरम से हो ही जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसके प्रूफ को मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखिए कि एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर आपने थोड़ा सा इसको मैं एनालिसिस करूं तो अगर आपको पता हो कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पर हमारा सरकम सेंटर होता है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो सरकम सेंटर कहाँ पर होता है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। हम क्या लेते हैं, AC का मिड पॉइंट लेट सपोज D लेते हैं, तो D क्या होता है, सरकम सेंटर। और इस D से सेंटर लेके DA रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो डेफिनेटली क्या वो ABC से पास होता है। तो ये उसी थ्योरम का थोड़ा सा हेर फेर करके लैंग्वेज चेंज करके बोल दिया है कि देखो ये हो गया, इस तरफ के पार्ट को अगर मैं रफ कर दूं तो ये सेमी सर्कल का ही तो काम कर रहा है। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है क्या वो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये D पॉइंट जो है वो A, B और C से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट पर होता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारी 3 थ्योरम्स थी एंगल सबटेंडेड से रिलेटेड, काफ़ी इजी थ्योरम्स थी। सबसे मेन वही है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है डबल किसका, सरकमफेरेंस पे बनने वाले का। एंगल इन दिस सेम सेगमेंट्स आर इक्वल एंड एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। नाउ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। इस थ्योरम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करने के बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all 4 vertices lie on the circle। तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे हम, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने 4 पॉइंट्स ले लिए और इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ABCD हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज बोल लो या थ्योरम्स बोल लो, वो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या अपोजिट एंगल्स के सम की बात करूँ तो कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं एंगल A को C के साथ में ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा 180। अगर मैं B को D के साथ में ऐड करूँगा तो भी कितना मिलेगा 180 डिग्री। B और D का सम 180 होगा, A और C का सम 180 होगा, ऑलवेज होगा इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो होता कैसे है उसका प्रूफ तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए। ओके, नाउ हम इसकी बात करते हैं प्रूफ की। मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ले लिया मैंने A को O से और A को C, O को A से और O को C से ज्वाइन कर दिया। अगर ये वाला एंगल लेट सपोज 2x है तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ADC। क्या सेंटर पर एंगल बन रहा है बाय आर्क AC, वो 2x है, तो क्या सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। ये 2x है तो ये x होगा। और लेट्स कंसीडर सपोज दिस एंगल इज 2y जो कि CA आर्क ने बनाया है, तो अगर ये 2y है तो क्या ये y हो जाएगा क्या। इज इट क्लियर? क्योंकि आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का। तो हम ये बोलेंगे कि लेट सपोज दिस पॉइंट इज O, देन एंगल AOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC एंड एंगल AOC का जो रिफ्लेक्स एंगल है, भाई ये बड़ा हो गया ना 180 से, तो हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। वो किसका 2 टाइम्स होगा, एंगल ABC का। यहाँ से तो रिजल्ट क्या लिख लेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ, ओके कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा हमारा 2y। अब बात समझो मेरी, एक पॉइंट पर अगर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी एंगल्स का सम 360 होता है, यानी 2x और 2y का जो सम है क्या वो 360 है क्या। अगर 2 कॉमन लेके काट दे तो क्या x प्लस वाई जो है क्या वो 180 डिग्री आ रहा है। कैन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
एंगल डी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंगल बी। तो क्या एंगल डी और बी का सम 180 आ गया। एंड बाय सिमिलर प्रोसेस हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए और सी का सम भी 180 हो जाएगा। ऐसे ही बोल दूं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, अगर उसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करो देन वी गेट द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। When one side of cyclic quadrilateral is produced, then exterior angle so formed is equal to opposite interior angle। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और मैंने इसकी साइड ए बी को ई तक प्रोड्यूस कर दिया है। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसकी साइड ए बी को हमने ई तक प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इस अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? वही तो हमें प्रूव करना है कि अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? x होगी। ऐसा क्यों होता है? बात समझिए मेरी ध्यान से। We know that sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल x है तो बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स। और अगर ये 180 माइनस एक्स है तो जो इसका लीनियर पेयर्ड है उसको निकालने के लिए आप क्या 180 में से इस 180 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हमें क्या मिलेगा? अगेन 180 से 180 कट के सीधा सीधा x मिल जाएगा। तो एंगल ADC और एंगल CBA आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको क्लियर हो गई होगी। इसका प्रूफ अलग से लिखवाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर ये एंगल x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा और ये 180 माइनस एक्स है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो बेटा हमने आज एंगल सबटेंडेड थ्योरम देख ली, उसके तीनों वर्जन्स देख लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लिया, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ देख ली है। अभी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि थोड़ा सा आप थ्योरम्स को रिवाइज करके आइएगा। थ्योरम्स को रिवाइज करना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।